वो हेलो जो जी सर। एनाटॉमी होता है वो शारीरिक संरचना का अध्ययन कराता है। मतलब जैसे कोई मशीनरी है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, आकार है, किया जाएगा। और अगर वही बात हो जाएगी मशीन कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो वो हो जाता है। अगर आकार और अगर कार्य और आकार दोनों असामान्य हो तो उस स्थिति को हम पैथोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। तो इसको एनाटॉमी को शरीर रचना विज्ञान भी कहते हैं। इसमें क्या है कि इसको एक इसका जो डेफिनेशन सर आपका माइक बार बार म्यूट हो रहा है तो आवाज। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ हेलो क्लियर है सर, कंटिन्यू करें। हाँ मैं कह रहा था कि एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग उसी की एक शाखा है। ये भी कह सकते हैं बायोलॉजी और हेलो आप बोले सर, कंटिन्यू ये बात करें। पर हाँ कंटिन्यू करिए सर, आप आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। ये एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस which deal with the study of structural structure of normal structure of all livings। यहाँ पे जो इसके अंतर्गत जो शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे वो किसी भी लिविंग्स के मतलब जीव के जिसमें जो लिविंग्स के साइन होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो सारे अगर हों तो उसकी उसके आकार का अध्ययन जब हम करेंगे, सामान्य आकार का अध्ययन करेंगे, तो इसको हम एनाटॉमी कहेंगे। या एनाटॉमी ब्रांच है बायोलॉजी और मेडिकल साइंस का जिसके अंतर्गत इन सबों का हम अध्ययन करते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, सामान्य शारीरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग इसको नोट करते भी चलेंगे कि आगे चल के हमको कोई दिक्कत ना हो, रिवीजन के लिए हमको कोई वो ना हो, जब जी में आए उसको देख सके। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही लिख लो आप लोग। सर ने बताया था कि बिल्कुल हिंदी में बताना है, तो हिंदी में बताना है तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके हम लोग रखेंगे। तो आप एनाटॉमी एनाटॉमी ओह ओह ये क्या हो रहा है? आप एनाटॉमी लिख लो पहले। आप शरीर रचना विज्ञान लिख के कोस्ट में आप लिख लो एनाटॉमी, ANATOMY, शरीर रचना विज्ञान। कोस्ट में आपको लिखना है एनाटॉमी और डैश देके आपको लिखना है एनाटॉमी। सर फिर से बोलिएगा। आपको एनाटॉमी पहले लिखना है, टर्म होगा एनाटॉमी, ANATOMY, एनाटॉमी। और कोस्ट में आपको लिख लेना है शरीर रचना विज्ञान। दोनों में से किसी को आप कोस्ट में कर दो, चाहे तो आप शरीर रचना विज्ञान को ही लिख लो और कोस्ट में एनाटॉमी कर लो। और डैश देके आप लिख लो कि शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी, जो आपको जी में आए। एनाटॉमी चिकित्सा विज्ञान की हेलो और हिंदी में लिखना चिकित्सा विज्ञान की और जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मानव शरीर की रिपीट कीजिए ना सर। हमेशा जी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, जो आपको बोला जा रहा है एक बार सुन लीजिए, रिपीट करिए बार बार नहीं। एक आदमी के एनाटॉमी चलते पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, स्पष्ट जान लीजिए। जितना आपसे लिखा जाए लिख लीजिए, फिर दोबारा जब रिकॉर्डिंग सुनिए जहां छूटा रहेगा आप उसको पूरा कर लीजिएगा। पता चल रहा है कि इमला बोल के लिखवाया नहीं जा रहा, स्पष्ट जान लीजिए। एक बार अच्छे से सुन लीजिए, लिख लीजिए, जितना लिखा जाए, फिर रिकॉर्डिंग जाएगी, आप उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। कंटिन्यू करें सर। एनाटॉमी चिकित्सा विज्ञान की और जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत
जीवों के सामान्य शारीरिक शारीरिक संरचनाओं सामान्य शारीरिक संरचनाओं शारीरिक अंगों एवं उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर डिफरेंट शरीर को बाहर से हम देखेंगे तो हमारे शरीर का जो आकार है उसका अध्ययन करते हैं और ये शरीर का जो निर्माण हुआ है वह कैसे हुआ है, इसमें इसके अंदर क्या-क्या मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर बोन्स है, मसल्स है, आर्टरी है, नर्व है, इन सबों को जानना होता है। तो इसमें क्या है ना कि कोई भी मशीनरी की तरह आप समझ लो, किसी मशीनरी के पुर्जे-पुर्जे हम अलग करके उसको चेक करते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है। तो जो सारे पुर्जे हैं, उन सारे पुर्जों का संरचना का अध्ययन अगर हम करते हैं, तो वो हो गया एनाटॉमी। शरीर के जितने भी पुर्जे हैं, अगर इंटरनली हम तो एक्सटर्नली बाहर से देख रहे हैं, इंटरनली बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो हमारा जो एक ढाँचा है, वो बोन से बना हुआ है जिसको स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन के ऊपर मसल्स हैं जो स्केलेटन के फंक्शन में सहयोग देते हैं, लेकिन मसल्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं? एनाटॉमिकली क्या है उनका रोल? वो उससे जुड़े हुए हैं स्केलेटल से और यहाँ पे इन दोनों का यही संबंध है। आपने अभी लिखा है ना इनके आपसी संबंधों को। ये मसल्स का क्या कनेक्शन होता है एक बोन से? कनेक्शन ये होता है कि पहली बात कि ये कोई भी क्रिया अगर होगी, तो उसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। सारे बोन्स एक जगह स्थिर हैं, बंधे हुए हैं। ये इसमें भी मसल सहयोग करता है। तो इनका आपसी रिलेशन का अध्ययन करेंगे, मसल्स को भी पढ़ेंगे और बोन्स को भी पढ़ेंगे और मसल के अंदर जो संरचनाएँ हैं उसको भी पढ़ेंगे और बोन्स के अंदर जो संरचना है उसको भी पढ़ेंगे। ये हमें दिखाई नहीं दे रहे, मसल्स और बोन तो दिखाई नहीं दे रहे। इसके अलावा जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं दूसरे, जैसे लंग्स है, हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इन सबों के स्ट्रक्चर को हम जानेंगे। तो मतलब इसके आकार का अध्ययन करेंगे। इसको किसी भी मशीनरी को जानने के लिए खोल के जानना पड़ेगा उसको। उस तैयार मशीन को जब खोलोगे तो पता चलेगा इसमें कौन-कौन से पार्ट हैं। अगर कोई कुछ पार्ट अगर बिखरे पड़े रोड पे तो आप उन्हें पहचान सकते हो कि किस मशीन में ये लगता होगा। हेलो? नो अगर सर। कोई पुर्जा मिल जाए तो आप समझ तो नहीं पाओगे ना किस मशीन के अंदर लगता है ये। लेकिन जब एक बार मशीन आपके सामने रख दी गई नो तो सर। खोल लेकिन जब मशीन आपके सामने खोल के रख दी गई कि ये किसी मशीन को आपके सामने खोला गया, एक-एक पुर्जे के बारे में आपको समझाया गया। अब वो पुर्जा कहीं मिल जाए तो आप बता सकते हो कि ये इस मशीन का पुर्जा है कि नहीं? जी सर। तो इसमें एक-एक पुर्जे को खोल के हम समझेंगे। ये जो मशीन रूपी शरीर है हमारा, इसमें एक-एक पुर्जे के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये सारे कंपोज़ होके कैसे ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। और जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इनकी क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो भी कैसा? नॉर्मल। और पैथोलॉजी की बात करेंगे तो उसके अध्ययन में इनमें या तो संरचना में कोई खराबी आ गई हो, कोई चेंजेज आ गए हों या उसके कार्य ही परिवर्तित हो गए हैं। जैसे मान लीजिए कि मशीन है उसमें कोई व्हील है, व्हील का शेप खराब हो गया। शेप खराब हो गया तो ज़ाहिर-सी बात है फंक्शन भी खराब होगा। अगर फंक्शन खराब हो गया तो शेप भी खराब होगा। तो ये अलग की बात है, लेकिन अगर कोई असामान्यता होती है, चाहे उसकी क्रिया की बात कर ले, चाहे उसके आकार की बात कर ले। अब जैसे मान लीजिए कोई लंगड़ा व्यक्ति सीधा चल सकता है हम लोगों की तरह? नहीं। तो वो लंगड़ा कैसे हो गया? इसके क्या कॉज़ेटिव फैक्टर्स है? वहाँ पे क्या हुआ था? पैर टूट गए होंगे, फ्रैक्चर हो गए होंगे, पैरालाइज़्ड हो गए होंगे, जो भी हुआ हो। तो उसमें इसकी इसकी इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? उसकी क्रिया पे पड़ेगा। अब तो वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ लिम्ब्स, पैरों में पैरालिसिस होने की वजह से वो ठीक से नहीं चल रहा है। ये चीज़ स्पष्ट करती है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है,
वो बहुत महत्व रखता है उसके फंक्शन के लिए। अगर बात करते हैं कि फंक्शन ही नहीं कर रहा है, किसी भी ऑर्गन में अगर फंक्शन नहीं हो रहा है, तो वो धीरे-धीरे एट्रोफी हो जाती है वहाँ पे। वहाँ पे उसका क्षय होने लगता है, एट्रोफी होने लगता है। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग सिंपल वे में हैं। अगर हमने अपने हाथ का कुछ दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया, जैसे प्लास्टर चढ़ा दिया और कुछ दिन बाद खोलेंगे 1 महीने के बाद, तो वहाँ दूसरे हाथ से थोड़ा पतला दिखेगा। बिल्कुल ही मूव किया ही नहीं आपने, कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं उसमें। जैसे कि हाथ-पैर टूट जाते हैं तो ऐसा होता है। जब आप प्लास्टर खुलता है तो आपको लगता है कि दूसरे हाथ से ये थोड़ा-सा एट्रोफाइड है, वो क्षय इसका हो चुका है, कमज़ोर पड़ चुका है। और दूसरे को अगर हम एक्सरसाइज़ करने लगते हैं, जिम जॉइन कर लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारा भारी मस्कुलर एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं वो चौड़े हो जाते हैं। तो चौड़े हो जाना मतलब उधर तो हाइपरट्रोफी हो रही है, जो नॉर्मल से ज़्यादा है, और इधर क्षय हो रहा है, जो भी नॉर्मल से कम है। तो क्रिया का फंक्शन पे और फंक्शन का सॉरी क्रिया का आकार पे मतलब फंक्शन का स्ट्रक्चर का फंक्शन से संबंध होता है। इसमें क्या है कि आपने लिखा जिसमें शरीर की आपसी संबंधों मतलब जो अंग हैं उनके आपसी संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया मैंने आपको। ये सारे जो सिस्टम है ना हमारे शरीर में, वो एक दूसरे से संबंधित है। एज फॉर एग्जाम्पल आपका अगर स्किन ऊपर से ना हो तो जीवन संभव है। तो अंदर जितने भी सिस्टम है वो असुरक्षित हो जाएंगे, आपका जीवन संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है। आप कहोगे ये ज्यादा महत्वपूर्ण अगर है तो हार्ट का कोई वैल्यू नहीं है। हार्ट भी तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लंग्स भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। लंग्स नहीं काम करेगा तो पूरा सिस्टम तो बेकार हो जाएगा। किडनी काम नहीं करना तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो मतलब इन दूसरे के बीच में जो रिलेशन है उसको भी हम समझते हैं, और ये कैसे काम करते हैं इसको हम जानेंगे फिजियोलॉजी में। अब आप लिख लो, एक बार यहीं पे हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी चूंकि कॉमन लेके हम लोग चलेंगे। एनाटॉमी अलग पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी अलग पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं आप लोग को एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक साथ कंपोज करके पढ़ाऊंगा, जिससे आपका समय भी बचे और एक समय में एक ही विषय के बारे में। अगर मान लीजिए कि हमारा टॉपिक यूरिनरी सिस्टम है, तो यूरिनरी सिस्टम का एनाटॉमी भी पढ़ लेंगे और फिजियोलॉजी भी पढ़ लेंगे। तो मैंने सोचा है स्पेशली आप लोगों के लिए इसको कंपोज करके पढ़ाना है मुझे, कि आप एनाटॉमी भी समझते रहे, उसकी सामान्य संरचना को भी समझे और इसकी सामान्य क्रिया को भी समझे एक ही समय में। एक बार हम इधर पढ़ेंगे एनाटॉमी, और एनाटॉमी खत्म हो जाने के बाद फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तब तक हम एनाटॉमी के सारे कंटेंट भूल चुके होंगे या बहुत सारी परेशानियां होंगी, नए नए टर्म्स आएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए मैंने एक इसे कंपोज कर दिया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को एक जगह ला दिया, हम ऐसे ही पढ़ेंगे। इस तरीके से हम जल्दी समझ जाएंगे और वो एक ही जगह पे एक ही समय में हम दोनों चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप लिख लो यहाँ पे फिजियोलॉजी लिख लो, PHYSIOLOGY, PHYSIOLOGY फिजियोलॉजी। आप कोस्ट में लिख सकते हो शरीर क्रिया विज्ञान। आप हूं हाँ करो, ऐसे हमें ठीक नहीं लगता है पढ़ने में। यस सर। अब डैश देके आप लिख लो शरीर क्रिया विज्ञान। चिकित्सा चिकित्सा विज्ञान। ओके सर। चिकित्सा विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शारीरिक संरचनाओं एवं अंगों द्वारा किए गए कार्य का अध्ययन किया जाता है।
जैसे पाचन क्रिया, पाचन क्रिया, उसके बस इतना ही रहने दीजिए, पाचन क्रिया फुल स्टॉप कर दीजिए, मैं समझा दूं जरा आपको। देखिए भाई, हमने ऊपर देख लिया कि शारीरिक संरचना होती है, और उन शारीरिक संरचनाओं द्वारा जो क्रियाएं की जाती है ना, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे पाचन क्रिया, तो पाचन क्रिया डाइजेशन, ये फंक्शन क्या है, डाइजेशन का है, डाइजेस्टिव फंक्शन। पाचन क्रिया मतलब डाइजेस्टिव फंक्शन। और ये होगा किसके द्वारा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के द्वारा या डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। समझ रहे हो ना? जैसे पाचन क्रिया पाचन अंगों द्वारा ही तो होगा ना। यस सर। तो पाचन अंगों के आकार और कंपोजिशन, जैसे वो बने हुए हैं, ये संरचना, पाचन अंग कैसे बने हुए हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपस में मिल करके एक संगठित होकर के पाचन अंग का निर्माण करते हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे इज कॉल्ड एनाटॉमी। और जब उस पर्टिकुलर अंग के द्वारा पाचन संबंधी कार्य हो रहा है, जब इस क्रिया को पढ़ेंगे इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। क्लियर है? मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी समझ रहे हैं, बिल्कुल सरल भाषा में मैंने बता दिया आपको। यस सर। अब आप यस सर। अब आप सब वेरी गुड। अब आप लिख लो शरीर संरचना विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। यहाँ पे ये भी जरूरी है, ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। यहाँ पे आप लिख लो शरीर रचना विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब इसमें हम 1 2 3 करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा, ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी, चाहे मेन ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी जो कह लो। तो इसमें मुख्य शाखाएं जो होती हैं उसको हम लिखेंगे और उसको एक एक लाइन में परिभाषित करेंगे। शॉर्टकट बिल्कुल उसके बारे में एक एक लाइन समझेंगे, क्योंकि डिटेल में हमें आगे पढ़ना है। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे इनकी शाखाओं को लिखते जाएंगे और उसके बारे में बस एक एक लाइन लिखते जाएंगे, आगे चल के उनको डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो पहले आप लिख लो, 1 नंबर में लिखो साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। सर रिपीट स्पेलिंग प्लीज। CYTOLOGY, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का हिंदी भी बताइएगा सर। हाँ, कोष्ठ में लिख लीजिए कोशिका विज्ञान। हो गया? यस सर। कोशिका विज्ञान। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि हमारा जो शरीर है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अगर मान लीजिए कि जैसे इसको ऐसे समझिए, मूर्ति तो आपने देखी होगी ना। यस सर। सर तो स्टेचू बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? मिट्टी मिट्टी होता है, मिट्टी पानी पानी। यही होता है। तो अगर पानी से पहले जरा मिट्टी के बारे में बताइए, मिट्टी के अलग अलग कण होते हैं या नहीं होते हैं? होते अलग हैं अलग कणों में। अब इन कणों को हमने एकजुट कैसे, किसके सहारे किया? पानी के सहारे किया। तो एक एक कण जो है ना, एक एक कणों से ही तो बना है ना। कोई भी स्टेचू अगर बनता है तो उसमें मिट्टी के एक एक कण का इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ है? हुआ है। यस सर। तो इसी तरीके से हमारी शरीर में ऐसे ही बहुत छोटे छोटे कण हैं जो बहुत सारी जो कनेक्टिव सेल्स द्वारा, संयोजी कोशिकाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये जब ग्रुप में होते हैं तो इन्हें हम टिश्यू कहते हैं, और फिर टिश्यू ग्रुप में आते हैं तो उन्हें हम ऑर्गेन कहते हैं। अब जब ऑर्गेन एक एक क्या कहते हैं, एक ऑर्गेन क्या करते हैं, 2 4 ऑर्गेन जब एक साथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो सिस्टम का निर्माण हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, एक बार जैसे मान लीजिए कि यूरिनरी सिस्टम है, तो इसमें डिफरेंट ऑर्गेन है। जैसे
यूरिनरी ब्लडर है मतलब मूत्राशय है जहां मूत्र जमा होता है। इससे भी पहले किडनी से चलते हैं। किडनी है जहां यूरिन फॉर्मेशन होता है, मूत्र का निर्माण होता है। और उसके बाद यूरेटर है जो किडनी से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है, आगे ले जाता है और लाके जमा करता है मूत्राशय में, ब्लैडर कहते हैं उसको। इसके बाद यूरेथ्रा है जिससे यूरिन बाहर निकल जाता है। तो यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लडर, यूरेटर और ये किडनी, ये चारों ऑर्गन्स हो गए। अब जब ये ऑर्गन्स एक क्रम में सज गए, जुड़ गए आपस में, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिनरी सिस्टम का निर्माण कर देते हैं। लेकिन इससे भी पहले हम अगर देखें तो यूरेटर जो है कि बहुत सारी उत्तकों से बना है। किडनी बहुत सारे उत्तकों से बना है, ब्लैडर भी उत्तकों से बना है और यूरेथ्रा भी उत्तकों से बना है, मतलब टिश्यू से बना है। और टिश्यू इससे भी माइन्यूट हम जाए तो टिश्यू जो है वो कोशिकाओं से बना है। अब तो आप समझ रहे हो ना कि Yes, sir. सिमिलर एक समान कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण कर देती हैं। और जब डिसिमिलर टिश्यू मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के टिश्यू आपस में उत्तक आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और डिफरेंट टाइप के जब ऑर्गन्स एक सीरीज में सज जाते हैं, एक क्रम में सज जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किसी एक काम में सहयोग करते हैं, तो उस समय वो सिस्टम कहलाता है। और फिर डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम होते हैं वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो ये पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो अगर साइटोलॉजी की बात करें तो जहां भी ये कोशिका विज्ञान होता है तो इसमें आप डैश देके लिख लो, इसमें कोशिका या सेल दोनों कर दो। हिंदी में कोशिका लिख लो और कोष्ठ में सेल लिख लो। इसमें कोशिका की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। जब हो जाए तो हो जाए कह दो आप, हम कब तक वेट करेंगे। हो गया सर। सर एक बार रिपीट दूसरा कर दीजिए एक एक लाइन जो आप बोलते हैं ना वो एक और। मनीष सर माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए मनीष सर। ये हम म्यूट कैसे हो गए। हेलो, जी म्यूट हो हम किया था, कंटिन्यू करिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि इसको मैं दोहरा देता हूँ एक बार। इसमें कोशिका की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है। दूसरा लिखेंगे हम उत्तक विज्ञान, उत्तक विज्ञान, इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। पोस्ट में हम लिख लेंगे हिस्टोलॉजी, HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी। और डैश देखिए इसमें भी लिख लो। इसमें उत्तकों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया जाता है। एक बार और रिपीट कर लो। इसमें उत्तकों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया जाता है। मतलब अभी जो मैंने बताया आपको, कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, उत्तकों का निर्माण करती हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कोशिका का, सेल का होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। और अगर टिश्यूज की बात होगी, मतलब कोशिका जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और ये जो उत्तक होते हैं इसका डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कोशिकाओं का समूह। ठीक है, तो लिखो कि आपने लिख लिया इसमें उत्तकों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन करते हैं। सर तीसरा इसमें लिख लो भ्रूण। कार्य नहीं आएंगे, इसके सिर्फ संरचना ही आएगी। क्या? तीसरा लिख लो इसमें भ्रूण सिर्फ विज्ञान। संरचना ही आएगी, कार्य नहीं आएगी सर।
नहीं अभी सर बिल्कुल नहीं, बच्चे मैंने छुटवा हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना। अभी आपने क्या लिखा? ब्रांच ऑफ एनाटॉमी लिखा है ना। हेलो। जी सर। तो एनाटॉमी में आपको कई बार मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि यहाँ पे एनाटॉमी के अंतर्गत सिर्फ हम नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। नहीं सर, तो चलिए, साइटोलॉजी में हमने कार्य और संरचना दोनों लिखा ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ वो तो आएगा, साइटोलॉजी के अंतर्गत तो दोनों आएगा, कार्य और रचना दोनों आएगा। इसमें तो हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। दूसरा ओके हो गया सर। हिस्टोलॉजी, दूसरा हो गया हिस्टोलॉजी, वो भी हो गया। तीसरा लिख लो आप भ्रूण विज्ञान, इसको इम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। EMBRYOLOGY, इम्ब्रायोलॉजी। सर हिंदी रिपीट इसमें करना। भ्रूण विज्ञान, भ्रूण, इम्ब्रायोलॉजी। इसमें डैश देके आप लिख लो। इसमें निषेचन से, निषेचन उसको मतलब फर्टिलाइजेशन, तो लिखोगे कि इसमें निषेचन से भ्रूणीय अवस्था के 8 सप्ताह के मध्य में होने वाले भ्रूणीय विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें निषेचन से भ्रूणीय अवस्था के 8 सप्ताह के मध्य में होने वाले भ्रूणीय विकास का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बारे में आप समझ लो। ऐसे तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है एक फीमेल और मेल के मध्य, तो उसमें क्या होता है, स्पर्म्स वेजाइना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए चले जाते हैं फैलोपियन ट्यूब, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक ओवरी होता है, उससे अंडे का स्राव होता है। वो अंडा मतलब ओवम कहलाता है। आगे चल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी एक आउटलाइनिंग सुपरफिशियल में बता रहा कि ओवरी से क्या होता है, अंडे आते हैं मतलब ओवम निकलता है। ये हर महीने में एक बार ऐसा होता है, महीने में एक बार ऐसा होता है कि ये ओवरी से ओवम का निष्कासन होता है। इसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब में वो अंडा चला आता है और वहां पे वेट करता है स्पर्म का। इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसमें स्पर्म अंडे को पेनिट्रेट कर देता है, वहां तक स्पर्म वेजाइना, वेजाइना से यूटेरस और यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब में होते हुए चले जाते हैं, वहीं तक एग तक चले जाते हैं, मतलब ओवम तक चले जाते हैं। और उसको पेनिट्रेट करके, छेद के जब उसके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वहीं से भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है, वहां से भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। तो वहां से लेकर और 8 सप्ताह तक के मध्य की अवधि में जो भ्रूण का विकास होता है, उस इसका अध्ययन हम इम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्लियर है? यस सर। सब। अब आप चौथा लिख लो, आकृति विज्ञान, आकृति, मॉर्फोलॉजी। खांसी वासी हो गया, हमें थोड़ा परेशानी हो रही। चलो मॉर्फोलॉजी, MORPHOLOGY, मॉर्फोलॉजी। जी सर, आगे बोलिए सर। इसमें आप डैश दे के लिख लीजिए। वेरी गुड, मैं यही आप लोगों से चाहता था। कम से कम आप लोग इस तरह से बोलिए कि अब आगे बोलिए। इसमें शरीर के रूप एवं रचना का अध्ययन किया जाता है।
जी किया सर। जाता है सर? तो सर आगे ये बोलिए। स्पष्ट है, ये स्पष्ट है, अपने नाम से ही पता चलता है। आकृति विज्ञान, कैसा आकार है, कैसा बनावट है, इसे हम कहते हैं इसका अध्ययन हम मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्लियर है? जी अब सर। आप अगला लिख लो, पांचवा लिख लो, भ्रूण रचना विज्ञान। भ्रूण रचना विज्ञान। फीटल एनाटॉमी, FOETAL, फीटल। कहीं कहीं आपको FETAL भी मिल जाएगा, फीटल, तो उससे ना घबराओगे। FOETAL या FETAL दोनों ही तरह से लिखा जाता है। फीटल एनाटॉमी, इसमें आप लिखोगे, इसमें भ्रूण के 8 सप्ताह के बाद से इसमें भ्रूण के 8 सप्ताह के बाद से बच्चे के जन्म तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। दोहरा देता हूं, इसमें भ्रूण के 8 सप्ताह के बाद से बच्चे के जन्म तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब छठा Yes. नंबर लिखो आप, अंग विज्ञान। छठा नंबर लिखोगे अंग विज्ञान। इसको आप कोष्ठ में लिख लो, ऑर्गेनोलॉजी, ORGANOLOGY, ऑर्गेनोलॉजी। इसमें डैश देख के लिखेंगे हम, इसमें मानव शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। चलिए सातवां, सर। यस सर। मानव शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल तो है, एक बार में याद हो जाना चाहिए। मांसपेशी विज्ञान, अगला लिखोगे 7वां नंबर, मांसपेशी विज्ञान। इसको हम कहते हैं मायोलॉजी, MYOLOGY, मायोलॉजी। जी डैश सर। देकर लिखेंगे, इसमें मानव शरीर की मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। आठवां नंबर लिखेंगे हम अस्थि विज्ञान, अस्थि विज्ञान। इसको हम कोष्ठ में लिख लेंगे ओस्टियोलॉजी, OSTEOLOGY, ओस्टियोलॉजी। सर रिपीट स्पेलिंग प्लीज। OSTEOLOGY। आगे बढ़े सर। इसमें शरीर की अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। नोवेल लिखेंगे हम जन्मजात विकृति विज्ञान, जन्मजात विकृति विज्ञान। इसको हम कहते हैं टेरेटोलॉजी, TERATOLOGY, टेरेटोलॉजी। अच्छा, आगे बढ़े। ये जो जन्मजात विकृति है, मतलब जैसे मान लीजिए कि जन्म लेने के बाद किसी को 5 उंगली की जगह पे 6 उंगलियां हो, ये विकृति हो गई ना? या 4 ही उंगलियां हो। हेलो? जी सर। होठ कटा हुआ हो, होठ कटे बच्चे पैदा हो जाते हैं ना? जी यस सर। एनल रीजन ही ना हो, मल द्वार ही एब्सेंट हो, जुड़े हुए बच्चे हो, ये सब विकृतियां हैं। तो इसमें आप लिख लोगे
यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है, अब ये बायोलॉजी का नहीं, ये चिकित्सा विज्ञान की शाखा हो गई। तो इसमें लिख लो, यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्मजात विकृत लिखना, विकृत भ्रूणों का अध्ययन किया जाता है। जन्मजात विकृत भ्रूणों का अध्ययन किया जाता है। डन सर। क्लियर है? कितने यस हुए? सर। 9 हुए सर। 10वां लिख लो, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी कोर्स में लिख लेंगे जेनेटिक्स, GENETICS। डैश देके लिख लेंगे, इसमें जीन्स गुणसूत्र एवं इनके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। एक बार दोहरा देता हूं, इसमें जीन्स गुणसूत्र एवं इनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। 11वां लिखेंगे हम, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी। NEUROLOGY, न्यूरोलॉजी। सर इसके पहले हेलो? आनुवंशिक में भ्रूण सूत्र था या गुण सूत्र था? गुणसूत्र। ओके सर। DNA गुणसूत्र हो गया। न्यूरोलॉजी का हिंदी क्या बोले सर? न्यूरोलॉजी का कहा तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी, NEUROLOGY, न्यूरोलॉजी। यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। हो गया? हेलो? जी सर। 12वां लिख लो, सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान, सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान। इसको आप लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रो, MICROSCOPIC, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें लिखिए, इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा सॉरी दिखाई सर, देने वाले सॉरी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करूं? सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, MICROSCOPIC, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाले अति सूक्ष्म अवयवों का अध्ययन किया जाता है। हो गया? जी सर। यस सर। 13वां लिख लो, स्थूल शरीर रचना विज्ञान। यहाँ स्थूल लिखना, वहां सूक्ष्म था, यहाँ स्थूल है। स्थूल शरीर रचना विज्ञान।
यहाँ पे कोष्ठ में लिखोगे आप मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, MACROSCOPIC, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हो गया। जी सर। इसमें नग्न आंखों द्वारा दिखाई देने वाले संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। चौदहवां लिख लो आप, क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान। क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान, रीजनल एनाटॉमी, REGIONAL, रीजनल एनाटॉमी। सर इंग्लिश रिपीट। REGIONAL, रीजनल एनाटॉमी। इसमें आप डैश देके लिखेंगे। इसमें शरीर के विभिन्न भागों जैसे चेस्ट, हेड, लेग्स इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और अंतिम में आप लिखोगे 15 नंबर, सतही शरीर रचना, सतही शरीर रचना, उसमें लिख लेना सरफेस एनाटॉमी। जी सर। इसमें डैश देके लिख लो, इसमें शरीर की सतह पर स्थित सतह के बाद क्या बोला? इसके बाद सतह। सरफेस एनाटॉमी। इसमें लिखना है कि इसमें शरीर की सतह पर स्थित संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। संरचनाओं, समस्याओं का नहीं बेटा, संरचनाओं। हो गया सर। ठीक है, फिर इतना को आप पढ़िए और इसको फेयर करिए। एक